डॉक्टर्स वेलकम टू स्काई मेडिकल। आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कॉजेज़ पढ़े थे, साथ में क्लिनिकल फीचर्स इन्वेस्टिगेशंस पढ़ी थी। वैसे ही आज हम जो है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के बारे में बात करेंगे। ये दोनों जो हैं एसिड बेस एबनॉर्मलिटी, कॉमन प्राइमरी एबनॉर्मलिटीज़ हैं। ये अक्सर आपसे फाइनल ईयर फोर्थ ईयर के पेपर्स में पूछी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ BCQs और इन द फॉर्म ऑफ SCQs के। तो हमने आज जो मोस्ट कॉमन देखना है इसकी कॉजेज़ को और ट्रीट कैसे करना है और सिम्टम्स क्या क्या पेशेंट प्रेजेंट करता है। तो बाय डेफिनेशन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या है? जब आपकी बॉडी से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन डिक्रीज़ हो जाए और एसिड लेवल डिक्रीज़ हो जाए और बाइकार्ब लेवल गेन हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न। ठीक है, तो आपकी बॉडी में जो क्या मिलेगा pH, जब आप उसकी एबीजीज करेंगे, आर्टेरियल ब्लड गैसेस करेंगे, तो उसमें pH जो होगी मोर देन 7.4 होगी और प्लाज्मा बाइकार्ब जो होंगे वो 26 से ऊपर होंगे। ठीक है, साथ में हम बात करेंगे कंपनसेशन की। तो कंपनसेटरी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा। कॉजेज़ क्या क्या हैं? कॉजेज़ डिवाइडेड है टू बिग ग्रुप्स में, वॉल्यूम डिप्लीटेशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो मतलब सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो वॉल्यूम डिप्लीटेशन है। कैसे वॉल्यूम डिप्लीटेशन होगी? GI लॉस होगा। हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी GI लॉस पढ़ा था, जिसमें डायरिया मोस्ट कॉमन एग्जांपल था। यहाँ पे डायरिया मोस्ट कॉमन एग्जांपल नहीं, यहाँ वोमिटिंग मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। वो सस्टेन वोमिटिंग या NG सक्शन दो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हैं। इसके बाद डायूरेटिक थेरेपी भी, एंटासिड्स, PPIs, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो हम हार्ट बर्न में देते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो सकती हैं। उसके बाद सेकंड, अगर किडनी का कोई प्रॉब्लम हो, किडनी का स्पेशली नहीं, स्पेशली एड्रेनल ग्लैंड आपका हार्मोन जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं या स्टेरॉइड हैं वो एक्स्ट्रा फॉर्म कर रहे हो, जिसमें कॉन्स डिजीज़ आ रही है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में कुशिंग डिसऑर्डर आते हैं, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं, वो रियर कॉजेज़ हैं, बट वो भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करवाते हैं। आपके पास पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो मोस्टली इस तरह आता है कि एक पेशेंट है जो विद 20 डेज 25 डेज से सस्टेन वोमिटिंग्स हो रही हैं, जिनमें 5-5, 6-6 वोमिटिंग्स हो रही हैं, और आपके पास पेशेंट जो है लेथार्जिक है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो रहा है। ठीक है, और बड़ा लंबा चौड़ा केस होगा जो है डिहाइड्रेशन का, और साथ में उन्होंने बोला होगा कि बॉडी से सोडियम भी कम है, पोटेशियम भी कम है, बाइकार्ब बढ़े हुए हैं। तो इस तरह की, और एबीजीज में आपकी pH बढ़ी हुई है, बाइकार्ब्स बढ़े हुए हैं। तो इस तरह का आपका जो है एक क्वेश्चन आता है एज ए MCQs की फॉर्म में। तो बहुत आसान होता है सॉल्व करना। अब बात करते हैं कॉजेज़ की। वोमिटिंग हमने बात की, वोमिटिंग और नेज़ोगैस्ट्रिक सक्शन, तो ये नेज़ोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन ये क्या करवाती है? लॉस करवाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एंड फ्लूइड कंटेंट जो स्टमक में बढ़ा है उसको। जब वो लॉस हो जाएगा, साथ में फ्लूइड सोडियम क्लोराइड भी लॉस होगा। जब बॉडी से सोडियम क्लोराइड लॉस होगा तो क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया होगी, प्लाज्मा से सोडियम डिक्रीज़ हो गया। जब सोडियम डिक्रीज़ होगा, बॉडी से हाइपोनेट्रीमिया होगा, तो वो क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। सोडियम को कंपनसेट करने के लिए वो ब्रेन सेल्स को बोलेगा कि भाई बॉडी से प्लाज्मा कम है, हाइपोवॉलेमिक हाइपोनेट्रीमिया हो रही है। तो वो क्या करेगी? एक्ट करेगी किस पे? आपके एड्रेनल ग्लैंड पे। एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा जिसका नाम होगा रेनिन। फिर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा। रेनिन एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट कहाँ पे होगा? हमने बात की थी नेफ्रॉन में। ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होते हैं, फिर लूप ऑफ फैनले, फिर डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। तो डिस्टल ट्यूब्यूल्स पे ये हार्मोन जो है एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्टिंग एंजाइम जो है आगे लगता है और एल्डोस्टेरोन आके एक्टिवेट होते हैं, आके रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं और सोडियम को बॉडी में कंजर्व करवाते हैं, साथ में पोटेशियम को भी कंजर्व करवाते हैं। मोस्टली सोडियम और बाइकार्ब कंजर्वेशन होती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। एट द एंड जो है वो डिस्टल ट्यूब्यूल में जो आखिर में जो चंक फिल्टर आउट हुआ होता है उसमें से जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो होती है आपकी डिस्टल कॉन्जुलेट ट्यूब्यूल में।
तो आपके एफरेंट वेसल्स ने सेंस किया कि सोडियम कम है, प्लाज्मा वॉल्यूम कम है, तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से जो है उसने एब्जॉर्प्शन करना शुरू कर दी सोडियम और बाइकार्ब की। सोडियम बाइकार्ब की एब्जॉर्प्शन करेगा और डिस्टल ट्यूब्यूल क्या करेगा, वो भी सोडियम बाइकार्ब की एब्जॉर्प्शन करेगा और क्या क्या एक्सक्रीट करेगा, हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करेगा और पोटेशियम को भी एक्सक्रीट करेगा। तो क्या होगा, हाइपरनेट्रेमिक हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करवा देगा। तो ये एक द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है जो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कॉज करवाता है। और हमने प्लाज्मा वॉल्यूम डिप्लीटेशन की बात की, जब प्लाज्मा वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा तो वो भी प्लाज्मा वॉल्यूम कंजर्व करने के लिए यही मैकेनिज़्म कम्प्लीटली थोड़ा सा चेंजेस में जो है किडनीज पे इफेक्ट करेगा और सोडियम बाइकार्ब कंजर्वेशन करवाएगा। उसके बाद बात करते हैं डायूरेटिक्स। सर्टेन डायूरेटिक्स जिसमें लूप डायूरेटिक्स एंड थायराइड डायूरेटिक्स क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं ECF में किसको, पोटेशियम को, विदाउट एनी इफेक्ट टू द बाइकार्ब्स लेवल इन द बॉडी। सोडियम क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे सोडियम एंड क्लोराइड चैनल्स को। जब सोडियम और क्लोराइड चैनल ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, मोर सोडियम जो है वो डिलीवर होगा डिस्टल ट्यूब्यूल को। जब डिस्टल ट्यूब्यूल को डिलीवर मोर होगा तो वो एक्सचेंज भी ज़्यादा होगा पोटेशियम के साथ और एल्डोस्टेरोन आके वहाँ पे एक्ट करेगा, वो फर्दर सोडियम की जो है रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा। तो इट कैन कॉज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। और ए पोस्ट हाइपरकैप्निक स्टेट। अब मैंने कहा कि एक पेशेंट है जो है स्मोकर है या जो है एक कंडीशन से जो है इफ़ेक्टेड है, वो क्या कर रहा है, वो वेंटिलेटेड कर रहा है, मतलब लंबे गहरे सांस ले रहा है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा है इनिशियली। अब जो पेशेंट निकाल रहा है तो उसकी बॉडी में बाइकार्ब लेवल टेंशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है बॉडी से, एसिड निकल रहा है, तो पीछे जो है बाइकार्ब लेवल बढ़ रही है। तो और वो क्या करवाएगी, वो ब्रेन सिग्नल देगी और हाइपोवेंटिलेशन करवाएगी। जब हाइपोवेंटिलेशन होगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पहले आपने हाइपरकैप्निक थे, आपने जो है रिटेन पूरा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, बॉडी में बाइकार्ब आ गया। अब उसी कंपनसेशन में आपकी बॉडी ने जो है सिग्नल दिया ब्रेन को कि भाई बहुत आपने लंबे गहरे सांस ले लिए, अब थोड़ा सा हाइपोवेंटिलेट हो जाओ, बिल्कुल सुकून करो। तो फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन आपकी जो है लंग्स में बढ़ जाएगी। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ पोस्ट हाइपर एक्टिव स्टेट। इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग रिस्पिरेटरी एसिडोसिस प्रोलॉन्ग कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन अकर्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज प्लाज्मा बाइकार्ब कंसंट्रेशन ड्यू टू इंक्रीज रीअब्सॉर्प्शन एंड जनरेशन ऑफ बाइकार्ब व्हेन hypercapnia resolve increased bicarb content and associated ECF concentration will cause metabolic alkalosis। तो जब क्रॉनिक हाइपोवेंटिलेशन होती है तो उसमें भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस वो भी करवाती है। हमने बात कर ली वॉल्यूम डिप्लीटेशन की, डायूरेटिक की, हाइपरकैप्निक पोस्ट हाइपरकैप्निक स्टेट की। अब बात आती है कि अगर कोई प्राइमरी कंडीशन है किडनी की और एड्रेनल ग्लैंड की, एड्रेनल ग्लैंड जो है अपना हार्मोन एल्डोस्टेरोन ज़्यादा निकाल रहा है, ठीक है। जब ज़्यादा निकालेगा तो वो क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, सबको पता है कि वो सोडियम की कंसंट्रेशन करवाता है, मतलब एब्जॉर्प्शन करवाता है बॉडी में, और पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को लूज़ करवाता है बॉडी से। साथ में जो है अदर जो है उसके साथ जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी निकलते हैं, जो लाइक ADH, वो यूरिन कंसंट्रेशन भी करवाते हैं। तो कॉर्न डिजीज़ जिसका एक प्राइमरी एग्जांपल है, कुशिंग डिसऑर्डर है, स्टेरॉयड क्योंकि ज़्यादा निकल रहे हैं तो वो भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करवाते हैं। हमने सारे कॉजेज़ तो पढ़ लिए। अब पेशेंट जो प्रेजेंट करेगा, हमने बात की वॉमिटिंग के साथ करेगा, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन के साथ आएगा। जब ये पेशेंट वॉमिटिंग डिहाइड्रेशन के साइन के साथ आएगा तो आपने सबसे पहले क्या करवाना है, उसकी जो है इलेक्ट्रोलाइट्स करवाने हैं और ABGs देखनी है कि उसकी आर्टरियल ब्लड गैसेस कैसी हैं। अगर ABGs में अगर पेशेंट आपके पास साइन ऑफ डिहाइड्रेशन वॉमिटिंग के साथ आ रहा है और सोडियम भी डिक्रीज है, पोटेशियम भी डिक्रीज है, बाइकार्ब बढ़ा हुआ है, आपने उसकी pH करवा के देख ली
जो है उसमें जो है एबीजीज में पीएच बढ़ी हुई है, बाइकार्ब्स बढ़े हुए हैं, साथ में हाइपरकेप्निक पेशेंट है, वॉश आउट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो आपने उसको क्या लेबल करना है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब बात आती है मैनेजमेंट की, मैनेज कैसे करेंगे इस पेशेंट्स को, क्योंकि हॉस्पिटल में हमेशा क्वेश्चन एक पूछा जाता है जिसकी 2-3 मार्क्स होती हैं, हाउ टू मैनेज दीज पेशेंट्स। सबसे पहले कॉज को जो है ट्रीट करोगे। अगर प्राइमरी कोई एड्रिनल ग्लैंड का कोई कॉज है या जो है वॉल्यूम डिप्लीशन है, तो वॉल्यूम जो है आपने एक्सपेंड करना है, आपने उसके इलेक्ट्रोलाइट्स करेक्ट करने हैं पेशेंट के, ठीक है। साथ में वॉल्यूम देना है, नॉर्मल सेलाइन 0.9% नॉर्मल सेलाइन देना है पेशेंट को, ठीक है। और उसके अलावा अगर पेशेंट PPIs प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स एंड एसिड्स ले रहा है तो उसको रोक देना है। इफ़ वोमिटिंग और NG सक्शन टू प्रिवेंट फर्दर लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, अगर कोई वोमिटिंग्स हो रही है तो पेशेंट को जो है वॉल्यूम अब जब दोगे, पानी दोगे, तो वो क्या करेगा, वो हेल्प करेगा हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन को रिमूव बॉडी से लॉस होने से। डॉक्टर्स, यहाँ तक टॉपिक था। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जो आपने पूछनी है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोशिश कर दूंगा सॉल्व कर दूँ। थैंक यू।